नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सचान सुंदर। सुमति अय्यर की कलम से यूट्यूब चैनल से जुड़े समस्त श्रोताओं को मेरा स्नेही अभिवादन। आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको सुमति जी की कहानी स्थितिवश। अभी तक उनके कहानी संकलन घटना चक्र की हमने जो भी कहानियां सुनी हैं, अधिकांश लड़कियों या स्त्रियों के कोण से लिखी गई कहानी है। लेकिन स्थितिवश में एक पुरुष की बेबसी, लाचारी का इतना सहज वर्णन है कि मुझे लगता है कि आप सब में को कोई ना कोई याद आएगा। आपके आसपास भी कोई ना कोई शायद व्यक्ति ऐसी स्थितियों में फंसा हुआ होगा और आपको याद आएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी स्थितिवश। आज ऑफिस में घुसते ही उसे लगा जैसी सारी नजरें उसे नाप रही हैं। वो हकबका गया, कहीं उसे देरी तो नहीं हो गई, या फिर उस दिन की तरह टाई की नॉट गलत तो नहीं लग गई। उसने एक बार अपने आप को देखा, उसे सब कुछ ठीक ठाक लगा। अपने को संभाल कर वो मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि तुली ने आवाज लगाई, जतिन, आज प्रकाश नहीं आया है, सो यू आर ऑन द कैश काउंटर। उसने वाक्य समाप्ति किया था कि अकाउंटेंट अपने तीखे स्वर में बोला, तो फिर हो जाए पार्टी। वो कुछ जवाब दे सके उसके पहले ही चाय और समोसे का ऑर्डर दे दिया गया था। वो वापस आकर कैश काउंटर की ओर बढ़ गया। एक बार उसे लगा वो मना ही करते। उसके बाएं हाथ की अनामिका में एक छोटी सी फुंसी हुई थी, जिसने अब फोड़े का आकार ले लिया है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हजारों सुइयों की चुभन को वो जब भी महसूस करता है, उसे एक क्षण तकलीफ को नजरअंदाज कर जाना नागवार लगता है। उसे लगता है मौसम के तीखे सूरज ने उसकी उंगलियों में अंगारे भर दिए। वो नोट कैसे गिनेगा? पर मैनेजर ऐन वक्त पर मना कर देने से नाराज हो जाएंगे। इस वक्त किसी अफसर की नाराजगी का रिस्क वो लेना ही नहीं चाहता है। उसे शांति चाहिए, कम से कम ऑफिस में तो शांति मिले। वो कैश काउंटर पर आकर बैठ गया। चेक हाथ में लेने के बाद वो अपना दर्द भूलकर सिर्फ कैशियर बन गया। अभी 3-4 चेक ही क्लियर किए होंगे कि अकाउंटेंट की टेबल से आवाज आई, जतिन, योर वाइफ। और वो एक बार फिर दर्द पर लौट गया। क्या हुआ अमिता को? अभी तो 1.5 घंटे पहले वो घर से चला है। तब तो ठीक थी वो, अचानक क्या जरूरत आ गई है? वैसे इस तरह फोन उसने कभी किया नहीं है। उसने एक बार कस्टमर की ओर देखा और बॉक्स में ताला लगाकर फोन की तरफ लपक गया। हेलो, उसने स्वर में कठोरता लाने का भरसक प्रयास किया। हेलो, मैं अमिता बोल रही हूँ। उसकी आवाज में मिठास थी, पर वो इस मिठास को महसूस करने के मूड में कतई नहीं था। जानता हूं, अब कहो भी, वो झल्ला गया। माँ ने कहा है शाम को थ्रेप्टिन बिस्किट का बड़ा वाला टिन लेते आना, और डॉक्टर सेन को कह देना वो कल प्रेशर चेकअप कर ले। डॉक्टर सेन से तो अभी कल ही बात हुई थी, अब ऐसी क्या आफत आ गई 1.5 घंटे में?
उसका मन हुआ डांट दें। अकाउंटेंट सिन्हा अपनी नजर फाइलों में जरूर गड़ाए हुए था, पर उसके कान जतिन के वार्तालाप पर ध्यान से लटके हुए थे। सब अपने जैसे ही औरों को समझते हैं। बीबी आ गई तो माँ को निकाल बाहर किया। उनकी तरफ से वे जाएं भाड़ में। ये बीबी का आंचल थामे मर्दानगी जाहिर करते हैं। हेलो हेलो, अमिता का स्वर व्यग्र हो गया। कहाँ से फोन कर रही हो? वो आपे में लौट आया था। रामू पंसारी के यहाँ से। सौदा लेने भी आना था ना? उसने अंतिम वाक्य तसल्ली के लिए जोड़ दिया था। वो ये बखूबी जानता है और कि उसे केवल फोन करने के लिए ही भेजा गया है। कस्टमर व्यग्र हो रहे थे और उसने बात जल्दी खत्म करने के लिहाज से अंतिम वाक्य जोड़ दिया, तो फिर लेता आऊंगा शाम को। डॉक्टर सेन को भी फोन कर दूंगा, कह देना अम्मा से। और फोन रख दिया। सिन्हा मुस्कुरा रहा था। यार, तुम तो बस 5 महीने में ही गृहस्थी की चर्चा करने लगे। बंधु, ये सब करने के लिए सारी उम्र पड़ी है। अभी तो रोमानी मूड में रहा करो। ऐसे अकड़ कर बात कर रहे थे जैसे पति न हुआ थानेदार हो गया। और उसकी काइयां हंसी छूत के रोग की तरह काउंटर पर बैठे लोगों में फैल गई। उसकी तबीयत हुई वो कुछ कड़े शब्द कह डाले, पर उसने अपने को जब्त कर लिया। यूं फिजूल में इन लोगों से दुश्मनी मोल लेना कौन सी अक्लमंदी होगी। कम से कम यहां तो वो शांत वातावरण में जी ले। पर घर की अशांति ऑफिस तक उसका पीछा करने लगी है। अभी कुछ दिन पहले पिताजी ने यूं ही फोन कर उसका अच्छा खासा मूड बिगाड़ दिया था। बात सिर्फ इतनी हुई थी कि वो सुबह राशन के पैसे उन्हें देना भूल गया और जल्दी में दफ्तर चला आया। ठीक है, अब ऐसी भूलें किसी भी क्लर्क की जिंदगी में आम होती रहती हैं। पैसे अमिता से मांग लेते तो वो दे ही देती, पर नहीं, वो बहू से पैसे क्यों कर मांगे। उसे फोन कर दिया। सुनो, तुमने राशन के पैसे नहीं दिए। अमिता से मांग लेते, उसने झल्ला कर कहा था। मैंने तो तुम्हें कहा था। उनका स्वर अपनी बात पर टंगा था। वो उनसे क्या कहता। खैर, राशन नहीं आया। बगैर चीनी की चाय पी गई, पर बहू से पैसे मांगते नहीं बने। अम्मा इस विषय में चालाक हैं और लाचार भी। अम्मा अमिता से फोन करवा कर अपने को साफ बचा लेती हैं। उसका मन हुआ वो भाग कर कहीं चला जाए, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता। वो कैश काउंटर पर वापस आ गया और कस्टमर निपटाता रहा था। शाम को घर लौटने पर उसने थ्रेप्टिन का डिब्बा अम्मा जी की पलंग के पास रख दिया। अमिता उनके पैरों की मालिश कर रही थी और अम्मा उसे हिदायतें देती जा रही थी। उन्हें किसी भी तरह से खुश नहीं किया जा सकता। उसने कहा था वो एक नर्स का प्रबंध कर देगा, पर अम्मा ने साफ मना कर दिया। प्रत्यक्ष कारण तो पैसों की फिजूल खर्ची का दिया गया, पर परोक्ष कारण वो बखूबी जानता है। उन्हें लगता होगा जब बहू घर में है तो सारे काम वही किया करे। वो उनकी इस दलील के सामने हार जाता है। एक बार कह भी दिया तो रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लिया। हाय हाय, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब हम ही तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे बबुआ। फिर वो पिताजी की नजरों में भी शीला, मंजू और टेनू दी की सभी की नजरों में अपराधी बन जाएगा। वो उस स्थिति को नहीं झेल सकता, ठीक उसी तरह जिस तरह इस समय वो उनसे कुछ भी पूछने में संकोच कर रहा है। वो पूछ नहीं पाता कि उन्होंने फोन क्यों करवाया था। उनको बेटे पर भरोसा नहीं था, या फिर उनका मकसद महज अमिता को तंग करना था।
पर उनके सामने पड़ते ही सारी स्थितियां रिवर्स होती लगती हैं। अम्मा उसे पास बैठाकर सहला भर देती हैं, मानो गलती करने के बावजूद किसी बच्चे को पुचकार कर अपराध बोध दूर किया जा रहा हो। उनके इस व्यवहार पर उसे लगता अपराधी वो स्वयं है, और अम्मा उसे सजा देने के बजाय प्यार करती हुई उसे और छोटा बना रही हैं। इतना छोटा कि वो खुद भी अपनी निगाहों में अपने को बेहद गिरा हुआ महसूस करता। रात अमिता 11 बजे तक पास आ पाई और आकर लेट गई। उसने महसूस किया वो थक चुकी है। उसे लगा वो उसे सहलाकर 4 शब्द कह दे या उसे चूम ही ले, पर वो निश्चेष्ट पड़ा रहा। उसे लगा जैसे वो खुद भी थक गया है। कभी कभी तो उसे आश्चर्य सा होता है, क्या वाकई उसकी शादी के मात्र 5 महीने गुजरे हैं? उसे तो ऐसे लगने लगा है जैसे 5 वर्ष हो गए हों यही की यही जिंदगी जीते हुए। अमिता के जिस्म की महक जो उसे कभी पागल कर देती थी, अब कभी कभी अपनी विद्रूपता के कारण पराई लगने लगी है। वो उससे कुछ भी कहेगा तो वो भी चुपचाप उसकी छाती में सिर टिकाए उसे सुन लेगी। कहने के बाद वो भी अपने संदर्भहीन नसीहत पर खींच जाएगा। अमिता को क्या कभी शिकायतें नहीं होती? उसने कई बार जानना चाहा है। उसके थके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला जाती हैं, पर इसके होठों पर सदा तिरने वाली वो प्यारी मुस्कान नहीं थकती। और माँ उसके इसी तथाकथित गांभीर्य का फायदा उठा रही है। उसने अमिता को हल्के से छू लिया। अमिता ने उसके माथे को सहलाते हुए पूछा, बहुत नाराज थे दोपहर को? दरअसल शीला दी आई थी। मैं नहीं जाती तो अम्मा को तो कम, उन्हें ज्यादा बुरा लगता। फिर मुझे लगा शायद अम्मा उनसे अकेले में बातचीत करना चाहती हैं, इसीलिए मैं चली गई। उसके चेहरे को ध्यान से देखता रहा। उसके शब्द अस्पष्ट उसके कानों में उतर रहे थे। उसने उसके माथे को चूम लिया। अगले कमरे से माँ के खांसने की आवाज आई। अरे बहू, पानी नहीं रखा? उनका स्वर अंधेरे में गूंज गया। वो जानता है पानी उनके सिरहाने पर रखा रहता है, पर वे उठकर नहीं पिएंगे। आज पूरे महीने भर बाद अमिता उसके पास आकर लेटी है। उनसे ये सहन नहीं हो रहा है। अमिता उठकर चली गई। वो चुपचाप दीवार पर कीड़ों की तलाश में रेंगती छिपकली को देखता रहा। पता नहीं क्यों उसे लगा इस छिपकली का वास्ता इस घर से बहुत पुराना है। अम्मा का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है कि नमक में परहेज करना उनके लिए आवश्यक है, पर बगैर नमक के उनके गले के नीचे से कोई चीज नहीं उतरती। सुबह वो नियमित रूप से होटल गार्डन जाकर उनके लिए बड़े लेकर आता है। हालांकि अमिता सुबह उठकर फुर्ती से खाना बना देती है, पर वे नहीं खा सकती। उनको खिलाना पड़ता है। बिस्तर पर उनकी कंघी, उनका स्पंज, बाथ, कपड़े बदलना, फिर बेड पैन लगाना, अमिता की पूरी सुबह व्यस्तता में निकल जाती है। वो अपने कमरे में बैठा अखबार देखता रहता है। बेमतलब 4-5 सिगरेटें फूंक डालता है, और अमिता इस बीच उसे दोबारा कॉफी दे जाती है। वो इस चुराए गए क्षण में उसे खींचकर गले से लगा लेना चाहता है, पर वैसा कर नहीं पाता। उसे लगता है उसकी बाहों को लकवा मार गया है, उसका पौरुष खत्म हो गया है।
चुपचाप कॉफी पीता रहता है। बाहर गली के नुक्कड़ तक बेमतलब घूम आया है। पिताजी इसी बीच नहा धोकर मंदिर चले जाते हैं। जब से अम्मा को लकवा मार गया है, उनका ये नियम बन गया है। वे उनकी सेहत के लिए ठाकुर जी के द्वार पर माथा टेकने निकल जाते हैं। लौटते लौटते उन्हें 9:30 बज जाते हैं। फिर लौटकर अम्मा जी के माथे पर टीका लगा देते हैं। उसने अक्सर देखा है, अम्मा जी उनका हाथ पकड़कर फफक फफक कर रोने लग जाती हैं और पिताजी निशब्द उनके बालों पर हाथ फेरते रहते हैं। जाने क्या क्या बातें करते हैं वो दोनों। अम्मा जी के झुर्रीदार चेहरे पर एक अजीब सी आभा छा जाती है, जो अमिता का चेहरा देखते ही उतर जाती है। पिताजी इधर अमिता के प्रति कठोर हो गए हैं। वो उनसे पूछना चाहता है, पर पूछेगा नहीं। कहेंगे बीबी का गुलाम हो गया है। उसका जी अक्सर होता है पूछे, जिस तरह वो माँ की स्वस्थि का ध्यान रखते हैं, उसी तरह क्या उसे भी इतना हक नहीं है कि वो भी अपनी पत्नी की असुविधा का ख्याल किया करे? पर संस्कार उसे मुखर नहीं होने देते। लानत है इस संस्कारों पर, जो गलती के खिलाफ बोलने तो क्या सोचने भी नहीं देते। अक्सर उसने देखा है, जब भी वे दोनों बातें कर रहे होते हैं, अमिता जरूरी काम भी टाल जाती है और कमरे में नहीं जाती। उससे एक आध बार उसने कहा भी, तुम अपना काम किया करो, क्या तुम्हें 10 बजे दवा पिलानी है ना? नहीं पिलाओगी तो इस पर भी घर में कोहराम मच जाएगा। वो हौले से उसके गाल में चुटकी काट लेती। कैसा लगेगा तुम्हें यदि हम तुम बातें कर रहे हो और कोई यूं ही घुसा? हमारी बात और है, फिर कौन नहीं दखल देता? वो तीखा हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसने उसका मुंह बंद कर दिया था। इस उम्र में वे दोनों अगर अपने सुख दुख की बातें कह सुन लेते हैं तो हर्ज ही क्या है। उसने हंसते हुए सब्जी कढ़ाई में छोंक दी थी। फिर उसकी ओर मुखातिब होकर बोली थी, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? चौके में ही रहोगे? जाओ, तुम्हारे कपड़े लाती हूँ। और हंसते हुए उसे हल्का सा धकिया दिया था। वो बाथरूम की ओर बढ़ गया था। अमिता ठीक ही तो कहती है। उनकी उम्र सारे सामाजिक नैतिक मूल्यों से परे है। दोनों अपने अपने जीवन के मुहाने पर खड़े हैं। जरा हंस बोल लिए, अपने अतीत को याद कर लिए तो उसे क्यों तकलीफ होने लगी? अमिता की समझदारी पर उसे आश्चर्य हुआ था। अगले दिन जब वो घर लौटा तो पिताजी अपने दोस्त मिश्रा जी के साथ बाहर बैठे हुए थे। उसने अदब के साथ उनके पैर छुए। मिश्रा जी ने स्नेह पूर्वक अपने पास बिठा लिया। पिताजी चाय का बहाना कर उठ गए। उसे साफ लगा ये उनकी चालबाजी है, वरना वे यहां से अमिता को आवाज देकर चाय मंगवा सकते थे। या तो उन्हें उसका सहसा उन दोनों की बातचीत के बीच यूं आ जाना अच्छा नहीं लगा, या फिर से वे मौका देना चाह रहे हों कि मिश्रा जी चुन चुन कर कुछ नसीहतें उसकी जेब में भर जाएं। वो झल्ला गया। जो कुछ भी वो कहना चाहते हैं साफ साफ उससे क्यों नहीं कहते? उसे अच्छी तरह याद है, इसी मिश्रा जी की बेटी नम्रता से विवाह की इच्छा उसने जाहिर की थी तो पिताजी आग बबूला हो उठे। लाख दोस्त हो, पर वे उपजाति इस और भेद को नहीं भुला सकते हैं। बस उन्होंने अमिता को पसंद किया और शादी कर दी। अमिता का शांत सौम्य चेहरा देखकर उसने अपने समस्त अतीत को भुला दिया था, और अब जब वो उनके द्वारा दिए गए उस निर्णय को हंसी खुशी जी लेने का संकल्प कर चुका है, वो उसकी जिंदगी हराम कर देना चाहते हैं।
बेटे जतिन, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं करता था मैं। मिश्रा जी का बुजुर्गाना स्वर उसे वर्तमान में खींच लाया। उसने उनके चेहरे को ध्यान से देखा। देखो, तुम्हारे बाबूजी को शिकायत है कि तुम अम्मा जी के पास घड़ी दो घड़ी नहीं बैठते। कोई भी काम करते हो तो पूरी नाराजगी के साथ। वे बीमार हैं, उन्हें इस समय प्यार की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। तुम खुद समझदार हो, आगे मैं क्या कहूं। वे चुप हो गए। उनके वाक्य टेप रिकॉर्डर की तरह बजकर शांत हो गए। शौक लगा उसे। ये वाक्य उनके अपने नहीं थे, इनको रिकॉर्ड में भरवाने वाला कोई और है। उसका जी हुआ पूछ ले, आपने कभी देखा है मुझे उनके पास नहीं बैठते या हर घड़ी नाराज होते? और ये जो अमिता दिन रात उनके साथ रहती है, वे किसके खाते में डालेंगे आप? पर वो चुप रहा। चाय लेकर अमिता आ गई। उसने मिश्रा जी के पैर छू लिए। जीती रहो बेटी। उन्होंने दुलार के साथ उसके सिर पर हाथ फेर दिया और जतिन को कप पकड़ा दिया। पिताजी आ चुके थे। तीनों खामोश रहे। वो अपने भीतर के सवालों को हमेशा इसी तरह खामोश करता रहा। उसे लगा उसने मद्रास में रहते हुए भी समुद्र का संगीत नहीं सुना, ना ही अपनी उड़ती हुई उम्र को पकड़ धरने की कोशिश की। विरोध और विद्रोह के नाम पर उसकी टांगें अब भी कांपने लगती। एक समय था जब बाबूजी के सामने उसकी रूह कांपती थी। वे कायदेमंद व्यक्ति थे और तिस पर 3 लड़कियों के बाद जन्मे इकलौते बेटे के बिगड़ैल हो जाने के भय से वे हमेशा बेंत लिए उससे बातें करते थे। अम्मा कभी इनकी फटकार पड़ जाने पर पुचकार जरूर देती, पर यह भी उन दोनों का आपसी दांव पेंच था। वह इसे बहुत बाद में समझ पाया था। कक्षा में वो सदा अव्वल आया था। ना आता तो पिताजी के हाथ की बेत के 2 टुकड़े ना हो जाते। उसका हर निर्णय, कपड़े पहनने से लेकर नवी कक्षा में विषय चुनने तक सभी अम्मा और पिताजी की मर्जी पर होते रहे। वो लगातार महसूस करता रहा कि वो चलता भी है तो पिताजी से टांगे उधार लेकर, और इसी एहसास ने उसे भागने भी नहीं दिया। हालांकि कई बार अपनी दिमागी विपन्नता पर क्षुब्ध होकर वो भागना चाहता था। उसको जैसे अपने व्यक्तित्व पर, साहस पर विश्वास ही नहीं रहा। यही अविश्वास तब भी आड़े आया था जब वो नम्रता के लिए पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था। यही अब भी आड़े आता है जब वो अमिता को देखकर भी चुपचाप दीवार पर रेंगती छिपकली पर नजर गड़ा देता है। उसे कभी लगा है वो अविश्वासी नहीं, अम्मा और पिताजी के प्रति श्रद्धावान है। यही तो कहती हैं शीला दी। उस दिन उसे सुनाकर अम्मा को तसल्ली दिए जा रही थी। कुछ भी कह लो अम्मा, ये तो जतिन की बदौलत तुम्हारी इतनी सेवा वेवा होती रहती है। वो बाहर से भले ही चुप रह ले, पर तुम लोगों को बहुत प्यार करता है। वो भी अगर आजकल के लड़कों की तरह होता तो, कहकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया था और एक अर्थपूर्ण दृष्टि अम्मा के पैरों की मालिश करती अमिता पर डाल दी थी। अम्मा शीला दी की व्याख्या पर इतनी प्रसन्न हो गई थी कि झट अमिता का हाथ हटा दिया था। अब रहने भी दो, तुम्हारा हाथ ठीक से नहीं सधता। शीलू जरा तू ही कर दे। और शीला दी ने भीतरी अप्रसन्नता को बहुत ही चालाकी के साथ छिपाकर अमिता के हाथ से तेल की शीशी छीन ली थी। अमिता चुपचाप रसोई में लौट आई थी। 10 मिनट बाद भीतर से लौटती अमिता की आंखों की सूजन उसे कचोटने लगी थी और वो चुपचाप चप्पल डालकर निकल गया था। उसे कुछ दिनों से बार बार लग रहा था कि अब निर्णय लिए बगैर कुछ नहीं हो सकता। अम्मा और पिताजी से तो वो क्या कहेगा, तो क्या अमिता से?
उसका बेचारगी भरा चेहरा सामने आ गया और उसे लगा वो एक निशस्त्र व्यक्ति पर हमला करने जा रहा है। उसे अपनी सोच पर ग्लानि हुई। उसने उस दिन अजय को सारी बातें बताई थी तो वो चुपचाप उसे घूरता रहा था। उसने कुछ क्षणों के मौन के बाद दोबारा उससे पूछा था, तुम कुछ नहीं कहोगे अजय? प्लीज हेल्प मी आउट। अब उसने उसकी ओर गहरी नजर से देखा था, मानो उसकी स्थिति की वास्तविकता को भांपना चाह रहा हो। फिर सधे स्वर में बोला था, तुम अम्मा जी को नर्सिंग होम में क्यों नहीं एडमिट करा देते, या फिर पिताजी का जो पुश्तैनी मकान है उसे खाली करवा लो, वे दोनों वहां रह लेंगे। नर्स और रसोइये का प्रबंध तो हो ही जाएगा। तुम लोग हर तीसरे चौथे दिन हो आया करना। अजय ने सिर झटक लिया, मानो अपनी सलाह पर खुद ही मुग्ध हो उठा। जतिन ने कातरता के साथ उसे देखा था। ले सकेगा इतना बड़ा निर्णय वो? अम्मा और पिताजी से कैसे कह सकेगा कि वो उन्हें अलग करना चाहता है? हालांकि सारी सहूलियतों की आश्वस्ति वो दे सकता है, पर उनके सामने कहने का साहस क्यों नहीं कहते बनेगा? मैं बात कर लूं चाचा जी से? अजय ने उसकी हिचकिचाहट को जिसे भांप लिया था। उसे लगा जैसे वो उन दोनों को जबरन किसी कुएं में ढकेल कर तमाशा देख रहा है। वो जानता है उसके निर्णय पर वे गिड़गिड़ाते हुए आत्मदया से पसीजते वाक्य नहीं दोहराएंगे। अम्मा जरूर पहले चौंक जाएंगी, फिर रोने लगेंगी। बाबूजी अपना अंगोछा झाड़ कंधे पर डाल लेंगे और उसको सुनाते हुए कहेंगे, मैं तो ये लक्षण पहले से ही जानता था ना। अरे भागवंती, तुम खिला पिलाकर इतना बड़ा कर दिए हो इसको, और बदले में उसने भी हमारे लिए काफी कर दिया। मैं कहता था ना। और एक नजर उस पर डालकर पांव पटकते हुए शीला दी के घर सूचना देने पहुंच जाएंगे। और अमिता, वो शायद इस बात को स्वीकार ना करे। उसे वो अच्छी तरह जानता है। कहाँ खो गए यार? तो फिर कर लूं बात? अजय का स्वर फिर गूंज गया था। नहीं, उसने सख्ती के साथ कहा था। हालांकि उस शब्द के बाद उसकी सारी सख्ती निचुड़ गई और वो बेहद थका हारा महसूस करने लगा था। अजय ने पूरे अविश्वास के साथ उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों का अविश्वास हल्के व्यंग में बदलने लगा था। क्यों गुरु, संस्कार जोर मार रहे हैं? तू ही पितृभक्ति दिखाने आर्यावर्त में रह गया है ना, तो हो जाओ शहीद। वो उठ गया था। मिश्रा जी चले गए। वो गेट तक उन्हें छोड़ने आया। अंदर आ ही रहा था कि डॉक्टर सेन की गाड़ी आकर रुक गई। वो उनकी तरफ लपक गया। हेलो माय बॉय, कैसे हो? वो मुस्कुरा दिया। फाइन सर, वो हल्के से हंस दिया। अंदर पूरी भीड़ जमा थी। शीला दी, मंजू और रेनू अम्मा को घेरे बैठी थी। कमरे के दरवाजे के पास अमिता सिर झुकाए खड़ी थी। तीनों के चेहरे का आक्रोश जतिन और डॉक्टर सेन को देखकर बदल गया और कुशल अभिनेत्री की तरह उनके चेहरे पर हंसी चिपक गई। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर सेन ने प्रेशर चेक किया, फिर दवाइयां लिखने लगे। आपको किस बात की कमी है मिसेज राघवन? 3 लड़कियां आपकी सेवा में लगी है, फिर बेटा, बहू, पति। बस अब आप जल्दी अच्छी हो जाइए और मुझे वही कलाकंद की बर्फी खिलाइए जो जतिन की सगाई वाले दिन बनाई थी। वे ठहाका लगाकर हंस दिए। पूरे कमरे में हंसी फैल गई। अम्मा भी हंस दी। अमिता की मुस्कान बखूबी कायम रही। कोई नहीं हंसा तो केवल जतिन। बाहर निकलते हुए डॉक्टर सेन ने जतिन के कंधे पर हाथ रख दिया। डोंट वरी माय बॉय, शी वुड बी ऑल राइट। कंधा थपथपाते हुए कार में बैठ गए। कार स्टार्ट करते हुए एक क्षण रुके, फिर उसकी ओर मुखातिब होकर बोले, बाय द वे, इस अमिता को क्या हो गया है? बहुत दुबली हो गई है। लड़ते तो नहीं हो ना तुम उसके साथ? वे उंगली हिलाकर बोले। वो मुस्कुरा दिया।
गाड़ी चली गई और वो काफी देर तक उससे उठे धूल के बगुले को देखता रहा। क्यों नहीं लड़ता वो अमिता से, या अमिता ही क्यों नहीं करती शिकायत उससे? कम से कम एक बहाना तो मिलता उसे अपनी शक्ति पर विश्वास कायम रखने का, या फिर अपने निर्णय की स्वतंत्रता का मीठा एहसास भोगने का। उसे अमिता पर खींच आई। कल ही बंबई से उसके पिताजी की चिट्ठी आई थी। शादी के 5 महीने हो गए हैं, उसे दोबारा भिजवाया नहीं। बड़ी ललक है उसे देखने की। उसने निश्चय किया अब वो उसे भेजकर ही रहेगा। लाख विरोध करे पर वो उसकी पत्नी है, उसका उस पर पूरा हक है। अम्मा के लिए एक अच्छी नर्स का प्रबंध कर देगा और गांव से बुआ जी को बुलवा लेगा। वो खाना बना दिया करेंगी। वो तेजी से अंदर की ओर मुड़ा। कमरे में अमिता दवाइयां निकाल रही थी। उसे संबोधित कर सधे स्वर में बोला, अमिता, कल सुबह तुम्हें बंबई जाना है, तैयारियां कर लो। इस आकस्मिक निर्णय पर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अमिता चुपचाप उसे ताक रही थी। उसने नजरें हटा ली। वो उसे देख पाने में अपने को अक्षम पा रहा था। रेणु दी ने मौन तोड़ा। क्यों भैया, अम्मा की ये हालत? अभी कौन सी जरूरत पड़ गई? नहीं, मैं नर्स का प्रबंध कर दूंगा। देख रहा हूं अम्मा की देखभाल ठीक ठीक नहीं हो रही है। उसे अपने वाक्य की असत्यता पर शर्म सी आई और वो लड़खड़ाता हुआ कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ क्षण बाद शीला दी का स्वर गूंज गया। मैं कहती थी ना अम्मा, जतिन आजकल के लड़कों सा नहीं है। वो आगे सुन नहीं सका। उसने भड़ाक से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गया। उसने धीरे से सिर उठाया। वो छिपकली अभी भी वही थी। तो कैसी लगी जतिन की विवशता? होते हैं ना ऐसे भी चरित्र हमारे आसपास।